गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। सभी का स्वागत है कहाँ पर, टीचिंग वॉरियर यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, बाकी सीडीपी का प्रैक्टिस सेट है, आप जानते हैं ये बात। और इसमें कुछ ट्रिक्स बताएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताएंगे और इसमें डीपली एक्सप्लेन करेंगे आपको। ठीक है, प्लीज़ शेयर कर देना। कोई अगर न्यू आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बेल आइकन होगा साथ में, उसे भी दबा लेना। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा किसे समाज से रिलेटेड कोई बात आती ना तो कौन आता है, बायगोत्स्की। क्यों? क्योंकि इन्होंने दी थी सोशो कल्चरल थ्योरी। और कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, मेक बिलीव प्ले। और मेक बिलीव प्ले ना ये इंग्लिश में ही लिख के आता है, तो ये मत सोचना कि हिंदी में क्या होगा। ठीक है, दो चीज़ दी थी। और बायगोत्स्की ने कहा था पहले लर्निंग होगी फिर डेवलपमेंट होगा, लैंग्वेज आएगा फिर थॉट आएगा, और शुरुआत में दोनों 2-3 साल तक अलग अलग चलेंगे। इतना बताया बायगोत्स्की ने, इतना याद रखना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन से। ठीक है, स्किनर की एक किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हिंदी में कैसे लिख देगा, बिहेवियर, इसे हिंदी में ऐसे लिख देगा बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इसमें बताओ क्या हिंदी कुछ इंग्लिश हो गई, उतना ही लिखता है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, और चोमस्की ने क्या दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड और यूनिवर्सल ग्रामर का मेथड का दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया को कैसी प्रक्रिया बताया। स्किनर ने कहा है बच्चा अनुकरण से सीखता है, और किससे सीखता है, पुनर्बलन से। किससे, पुनर्बलन से। ठीक है, याद रखना। भाषा अर्जन क्षमता की बात चोमस्की ने करी है। ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा डी। और एक चीज़ बताऊं, चैनिंग शेपिंग ये कॉन्सेप्ट भी किसके हैं, स्किनर के हैं। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। और ऑपरेंटल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और कौन सा, प्रोग्राम्ड लर्निंग, ये तीनों चीज़ किसने दी, इन्होंने ही दी। नैमित्तिक अनुबंध सुना है, वो इन्हीं का ही है। ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए डैश सर्वाधिक सहयोगी है। किसका आकलन करना है, भाषाई क्षमता का। तो सबसे अच्छी बात है कि बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत को सुन लो। अनौपचारिक कौन सी होती है, जो अनौपचारिक चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, घर से। याद रखना, औपचारिक कहाँ से सीखते हैं, विद्यालय से। ठीक है, याद रखना। तो अनौपचारिक बातचीत को सुन लोगे ना तो सबसे ज़्यादा सहायक होगी किस चीज़ के लिए, बच्चों का आकलन करने के लिए। आकलन कैसा करते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव करते हैं, मतलब सतत और व्यापक आकलन करते हैं। और व्यापक शब्द का विरोध किसने किया है, गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करेगा। बहुभाषिकता, इसे पता क्या होगा, मल्टी लैंग्वेज, इस चीज़ को। तो तुम्हारे घर पे किस किस की महक आती है, नहीं। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। देखो, अगर कोई भी चीज़ अपनी भाषा में लिखने को कह दोगे, जैसे बहुत सारे फूल हैं, उनके सबके नाम अपनी अपनी भाषा में लिखेंगे। अगर 10 बच्चे हुए, 10 अलग अलग भाषा के हुए, तो अलग अलग भाषा की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इससे क्या होगा, बहुभाषिकता को क्या किया जाएगा, पोषित किया जाएगा। पोषित मतलब उसको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने के लिए किस शिक्षण सामग्री पता क्या होती है, जिससे हम क्या बना सकें, रुचिकर बना सकें शिक्षण प्रक्रिया को, और क्या बना सकें, मज़ेदार बना सकें, ऐसे शब्द आ सकता है। या मतलब उदासी रहित बना सकें। तो वीडियो का यूज करोगे, पत्र का करोगे, ऑडियो वीडियो का करोगे। देखो ये तीन ऑप्शन है ना, मैंने कहता हूँ जब एक ऑप्शन ऐसा दे रखा हो जिसमें ये ऊपर के सारे ऑप्शन मिले होंगे, तो ये जो वैविध्यपूर्ण है ना, इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है जिसमें वीडियो भी आ जाए, जिसमें पत्रिका भी आ जाए, जिसमें ऑडियो भी आ जाए। तो सारे मेन ऑप्शन कौन सा है, मेन ऑप्शन है 4, जिसमें सारी चीज़ आती। वैविध्यपूर्ण में आपका मन कर रहा है भी, जैसे कि अगर कोई बच्चा आया और वो दिव्यांग है, मतलब कि आँखें से देख नहीं पा रहा है, और तो उसे क्या दोगे आप, ब्रेल लिपि दे दोगे। ठीक है, और कोई बच्चा नहीं सुन पा रहा है तो उसे कैसे, इशारों से समझाओगे। तो हर तरीके से हमें उसका सपोर्ट करना है, क्योंकि हम किस पे फोकस करें, इंक्लूसिव एजुकेशन पे। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखो, प्राथमिक स्तर कह ले, चाहे द्वितीयक स्तर कह ले, चाहे कोई सा भी स्तर कह ले, कहीं पे भी देखो एक सेकंड में दिखता है ये कंठस्थ। तो कुछ नेगेटिव वर्ड तो इतने गंदे तरीके से दिखते हैं ना कि तुरंत कहते हैं कि भैया मुझे प्लीज़ ढूंढो। तो कंठस्थ करना कभी भी किसी भी लेवल पे भाषा का शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता। हम बच्चे को कंठस्थ नहीं कराते, हम बच्चे को समझाते हैं। और समझ के देखो, एक चीज़ याद रख लेना, मैंने ना बहुत पढ़ाई करी अभी पिछले 2 साल में, तो एक चीज़ मैं सीख गया कि तो जिस चीज़ को मैं समझूंगा नहीं ना, जिसको मैं समझूंगा नहीं, तो उसे मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। या जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, केवल क्वेश्चन कर लिए और उसका टॉपिक क्लियर नहीं किया पहले। तो बिना टॉपिक क्लियर करे अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो या सुन रहे हो, तो वो भी आपके साथ नहीं रह पाएंगे। मतलब एग्जाम में ना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ पाएगा आपका। तो पूरा टॉपिक करो, साथ में क्वेश्चन करो,
इस तरीके से प्रैक्टिस करो। तो कंठस्थ करना उद्देश्य नहीं होता, आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि नहीं पूछा था ना। सृजनशीलता प्रयोग करना ये उद्देश्य होता है किसका, भाषा शिक्षण का। विभिन्न विषयों से जोड़ना भी होता है, तार्किक पुष्टि करना भी होता है। नेक्स्ट देखो, मुहावरे और लोकोक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। देखो, मुहावरे की पहचान करनी हो लोकोक्ति की, क्योंकि आती है 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कौन सा मुहावरा है कौन सा नहीं है। तो मुहावरों के पीछे तो ना आता है और लोकोक्ति के पीछे नहीं आता, इस तरीके से निकाल लेना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं दोनों, ये दोनों क्या करते हैं, भाषा का अलंकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अलंकरण इसका कार्य। रुको, ये भाषा को प्रभावी बनाते हैं, अनिवार्य हिस्सा है, या नियंत्रित करते हैं। देखो, नियंत्रित तो नहीं करते, अनिवार्य हिस्सा जरूरी नहीं, अलंकरण करते नहीं, भाषा को प्रभावी बना देते हैं, ये करो। ये चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट देखो, मुदिता, मुदिता नाम की या मुदिता लड़की है वैसे। मुदिता अक्षर क्या करती है, शा को स पढ़ती है या बोलती है। तो शिक्षक के रूप में आपको क्या कहेंगे आप उसे, कि अभाव है। देखो, कभी भी जो बच्चा है ना, बच्चे को क्या मानना अपना, ऐसे मान लो कि तुम जिससे सबसे ज़्यादा क्या करते हो, प्रेम करते हो अपनी ज़िंदगी में, वो मान लेना कि वो पता है क्या है, बच्चे की जगह उसे ट्रीट करना कि ये क्वेश्चन बच्चे के लिए नहीं है, ये उसके लिए। क्या आप उससे कहोगे कि उसमें किसी चीज़ का अभाव है। आप कभी भी उसकी गलतियों को पकड़ोगे, कभी नहीं, गलती उसे माफ़ कर दोगे, गलतियों त्रुटि का होना माफ़ कर दोगे, लापरवाही है नहीं आप कहोगे लापरवाही, उसे पता है क्या कहोगे, उसकी कमियों में भी अच्छाई ढूंढना चालू कर दोगे कि उसकी जो कमियां है ना वो भी अच्छी हैं। जैसे उससे पता है क्या कह दोगे कि क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, ना तो वो अभाव है, न लापरवाही त्रुटि है, ऐसा कुछ नहीं उसमें, ठीक है। अब इस प्रेम को ना आप माता पिता भी लगा सकते हो, और चाहो तो और कुछ भी लगा सकते हो जो आप चाहो तो उसी को लेके चलना, ठीक है। तो आपकी 90% पेडागोजी जो होती है, जर्नल पेडागोजी, वो सही हो जाएगी कम से कम इससे। नेक्स्ट, मुझे विश्वास है कि यदि शोध दर्शाया गया कि समूह में अध्ययन करने वाले छात्र अकेले अध्ययन करने वालों की तुलना में बेहतर ग्रेड प्राप्त करते तो किसका उदाहरण प्राप्त करेंगे। मतलब वो ऐसा सोच रहा है कि जो समूह में अध्ययन कराऊं मैं, और एक बच्चा है जो अकेला पढ़ रहा है, तो जो सबसे अच्छे ग्रेड प्राप्त करेंगे वो समूह वाले करेंगे। ये ऐसा क्या है, विश्वास है। तो क्या ये परिकल्पना कर रहा है, कल्पना ही तो चल रही है उसके दिमाग में कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर ऐसा हो जाएगा। तो आंसर क्या है, 4। नेक्स्ट देखो, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, निम्न में से उत्तर दीजिए। किस प्रकार के छात्रों के लिए उस स्कूल के शिक्षक द्वारा अधिक महत्व दिया। मतलब ये कह रहा है कि किस प्रकार के छात्रों के लिए शिक्षक द्वारा अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति, ये SC ST की बात कर रहा है, पिछड़ा बच्चा, या प्राथमिक कक्षा के, या सभी प्रकार के। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, सीधे कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्वेश्चन है आपका, क्रांतिक क्रिस्टिकल शिक्षा छात्र मानते हैं, क्या मानते हैं कि अनुभव और धारण शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, सही बात है। स्कूल के बाहर शिक्षा सारहीन है, सही बात है। शिक्षा को हमेशा पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, चलो रख लेते हैं। शिक्षा को स्वतंत्र रूप से सीखने की जरूरत नहीं। तो क्या मानते हैं, निर्देश, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए और सवाल का जवाब दीजिए। क्रांतिक क्रिस्टल शिक्षा शास्त्र मानते हैं, तो क्या मानते हैं कि अनुभव और धारणा शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। अनुभव और जो करते हैं ना, सीखते हैं, और उनके जो भी पढ़ाई में सबसे ज़्यादा यूजफुल क्या होता है, अनुभव होते हैं उनके बच्चों के, ठीक है। आंसर ए होगा। नेक्स्ट, थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया के लक्षण के रूप में नहीं देखा जाता। मतलब ऐसा कौन सा है जिसे आप ये नहीं कहोगे कि ये सीखना है। तो अधिगम, लक्ष्य उन्मुख हो, ये तो है। अनधिगम भी एक प्रकार का अधिगम है, ये भी सही है। शैक्षिक संस्थानों में की वह जगह जहाँ अधिगम किया जा सकता है। शैक्षिक संस्थान ही वह जगह है, देख रहे हो कितना घुमा दिया इसने, ही वह जगह है, मतलब केवल शैक्षिक संस्थान में ही अधिगम होगा। तो फिर घर पे हम तो फिर अनौपचारिक अधिगम करेंगे ही नहीं, या निरौपचारिक अधिगम होगा ही नहीं। अभी जो मैं आपको करा रहा हूँ ये निरौपचारिक अधिगम है, ये तो होगा ही नहीं। तो अधिगम व्यापक प्रक्रिया ये सही है, लक्ष्य उन्मुख ये सही है। अनधिगम भी अधिगम होता है, ये भी बात सही है। आपको अजीब लग रहा होगा ये सुनना, अगर पहली बार आप सुन रहे होगे तो ये भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी जब पहली बार सुना था ना, मुझे भी अजीब लगा था ये। मगर फिर मैंने जब ये पढ़ा था ना, केवल अधिगम कहाँ पे हो सकता है, शैक्षिक अनुसंधान में, तो यही गलत है। कौन सा सही नहीं है, आंसर सी हो जाएगा। अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो ना, तो मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मेरे से। नेक्स्ट देखो, अब बताना है कि देखो 50 से कम वाला बच्चा कौन सा होता। देखो सबसे पहले हम ढूंढ लेते हैं गहन। गहन कौन सा होता है, 20 से कम। 20 से कम किस में आएगा, गहन में आएगा। तो 20 से कम किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है। पहला 50 से 70 क्या है बताओ, 50 से 70 है सौम्य, ठीक है। और दूसरे का है डी, मध्यम। और तीव्र कौन सा होता है, तीव्र होता है 20 से 54, ठीक है। याद रखना, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा, मतलब आप सीखना चाहते हो। सीखने के नियम किसने दिए, थॉर्नडाइक ने दिए। कितने नियम दिए, 3 दिए। कौन से, मुख्य नियम। गौड़ नियम कितने दिए, 5 दिए।
कब दिए थे ये नियम सीखने के? 1898। मुख्य 3 नियम कौन से हैं? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। याद रखो इन सब चीज़ों को। एनिमल इंटेलिजेंस ये किताब है, किसकी है? थॉर्नडाइक की है। शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। बालूकर सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, सीएबीडी सिद्धांत, अभ्यास, तत्परता, रुचि, ये सब किसने दी? सब थॉर्नडाइक के। बुद्धि कितने प्रकार की बताई? 3। मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। चिंतन के आधार पर कितने प्रकार का व्यक्तित्व बताया? 3। स्थूल, सूक्ष्म और एक और है, वो अभी दिमाग से उतर रहा है। अच्छा ये बताना आप लोग, चिंतन के आधार पर कौन कौन से बताए हैं 3 थॉर्नडाइक ने? अच्छा देखो, शिक्षार्थियों की जो स्मृति को तीव्र करता है, नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा। नए शिक्षार्थियों के बीच सीखने के हेतु रुचि पैदा करता है। क्या? प्रेरणा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। अगर आप प्रेरित रहोगे ना तो सीखने के लिए रुचि पैदा हो जाएगी आपकी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। सूक्ष्म, स्थूल और एक और है, थोड़ा दिमाग से उतर रहा है। अच्छा प्लीज़ आप लोग बताएंगे कैसे चिंतन के लिए, चिंतन के आधार पर जो बताया उन्होंने, चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार, स्थूल, सूक्ष्म और एक और है, वो बता देना आप। ठीक है, नेक्स्ट। आप लोग भी मेरी मदद करो ना, जैसे मैं आप लोगों की करता हूँ तो आप लोगों को भी करनी चाहिए। देखो, लर्निंग बाय डूइंग, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया था। जॉन डीवी ने और कौन सी किताब लिखी थी? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। और कौन सी लिखी थी? एजुकेशन एज लाइफ। और कौन सी लिखी थी? हम चिंतन कैसे करते हैं। अब चिंतन से ही ना एक टॉपिक जुड़ा है रीट में, चिंतन का, जिसमें कि जॉन डीवी ने कितने इसके स्टेप बताए थे चिंतन के? 5। इस सब को याद रखना। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डीवी। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। और आधुनिक युग में समस्या समाधान के जनक कौन है? ये भी जॉन डीवी। पुराने टाइम पे पूछोगे तो सुकरात है। ठीक है, इतना याद रखना ही पड़ेगा। तो लर्निंग बाय डूइंग से क्या महत्वपूर्ण है? क्योंकि बच्चे स्वयं करके सबसे बेहतर सीखते हैं। सही बात है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। देख रहे मैंने कितने सारे फैक्ट्स बताए, तो प्लीज़ इन्हें याद करना, इनसे क्वेश्चन बार बार बनाए। नेक्स्ट, विकलांग बच्चों के लिए वर्तमान शिक्षा कौन सी है? तो इंक्लूसिव एजुकेशन कब से स्टार्ट हुआ? 2009। 2009 नहीं है, इसे हटा देना दिमाग से, गलत फैक्ट है ये। समावेशी शिक्षा का यूज करते हैं हम किसके लिए? विकलांग बच्चों के लिए, याद रखना। और विकलांग की जगह अब विकलांग शब्द यूज नहीं करते, हम करते हैं कौन सा? दिव्यांग। ये शब्द चेंज हो गया, याद रख लेना आप। विकलांग बच्चों मतलब विकलांग यूज नहीं करते, दिव्यांग करते हैं। आंसर ए हो जाएगा। अच्छा ये आप लोग बताने की कोशिश करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन कब से शुरू हुआ इंडिया में? कब से शुरू हुआ? नेक्स्ट, लोकतांत्रिक शिक्षा पद्धति से लाभ क्या है? नेतृत्व के गुणों को विकसित करती है, सकारात्मक दृष्टिकोण देती है, या दोनों? तो आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट, उपयुक्त विकल्प बताना है। छात्रों के अवांछनीय व्यवहार को शिक्षक को क्या करना चाहिए? धमकी देनी चाहिए कि अब की बार करा तो डंडा मार दूंगा, या अभिवादन करना चाहिए, या निष्कासित करना चाहिए? उसे पता क्या करना चाहिए? मनोविज्ञान के आवश्यक रणनीति का प्रयोग करना चाहिए। आपको ये मनोविज्ञान क्यों पढ़ाया जा रहा है? आपको सीडीपी क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है कि अगर कोई बच्चा अवांछनीय व्यवहार करे, जो मतलब सही नहीं है उसके लिए और स्कूल के लिए, क्लास के लिए, तो आप क्या करोगे उसमें? तो ये सीडीपी, साइकोलॉजी, इन सब का यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, रचनावादी के अनुसार अधिगम की सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? रचनावादी पता है क्या कहते हैं? ज्ञान का निर्माण खुद करता है, तो उन्हें शिक्षण सामग्री के निर्माण की, शिक्षण सामग्री नहीं, उन्हें अपने ज्ञान के निर्माण की अनुमति देनी चाहिए। और इसका सपोर्ट कौन करते हैं? प्याजे। और कौन करते हैं? बायगोत्स्की। और कौन करते हैं? ब्रूनर। प्याजे कहाँ के थे? ये थे स्विट्जरलैंड के। 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए थे इन्होंने। ठीक है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं, याद रखना। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहते हैं इन्हें अंग्रेजी में। नेक्स्ट, अधिगम की प्रक्रिया में अधिगम का स्थानांतरण सकारात्मक, नकारात्मक, तटस्थ हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, 3 प्रकार का ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट, तो इतने ही क्वेश्चन थे। और आज का आपका क्वेश्चन है वो है कि पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया या बिल्ली पर किया? और अगर कुत्ते पर किया तो बिल्ली पर किसने किया, और बिल्ली पर किया तो कुत्ते पर किसने किया? इन दोनों का आप बताओगे क्वेश्चन। और जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे ना, उनका जवाब भी देना कि वो थॉर्नडाइक वाला, चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, स्थूल, सूक्ष्म और तीसरा कौन सा है? बाकी अपना का ध्यान रखना। कोई कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कुछ वगैरह आया हो तो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।